Hello everyone, I hope you all are doing well. So in the last online class, we have completed this chapter introducing Indian society. Now we are going to start new chapter, the demographic structure of the Indian society. So let us start. So first we have to understand the meaning of demography. What do we mean by demography? And then we will come to the concept. So अगर हम डेमोग्राफी का मतलब देखें तो डेमोग्राफी इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन. तो सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफी. और अगर हम इसको वर्ड में ब्रेक करें, इसके ओरिजिन पे जाएं कि हाउ दिस वर्ड इज मेड, तो डेमोग्राफी जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से बना है. ग्रीक में डेमोस का आप मतलब जानते हो, डेमोस मीन्स पीपल होता है और ग्राफी का मतलब होता है टू डिस्क्राइब. तो अगर हम सिंपली इसकी मीनिंग देखें तो डेमोग्राफी का मतलब हो गया टू डिस्क्राइब अबाउट पीपल या टू डिस्क्राइब पीपल, है ना, या फिर द डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल, दैट इज कॉल्ड डेमोग्राफी. एंड व्हाट आर द थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस. तो जैसे हम इसमें पढ़ेंगे चेंजेस इन पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन के साइज में क्या चेंजेस आ रहे हैं, पैटर्न्स ऑफ बर्थ, पैटर्न्स ऑफ डेथ, है ना, माइग्रेशन, द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन. फिर जैसे इसमें वीमेन कितनी है, मेन कितने हैं, ओल्ड एज कितने लोग हैं, यंग कितने. दीज आर द थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी. एंड देयर आर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ डेमोग्राफी. जैसे फॉर्मल में अगर हम देखें तो क्वांटिटेटिव फील्ड के बारे में हम पढ़ेंगे. सोशल डेमोग्राफी जैसे उनका सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या है, इसको हम देखेंगे. और डेमोग्राफी में सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि डेमोग्राफी के बारे में आप तभी स्टडी कर पाएंगे व्हेन यू हैव अ डेटा. और डेटा आप जानते हो कि दो तरह से हम कलेक्ट करते हैं, सेंसस एंड सर्वे मेथड. यहाँ पे लिखा है ना, द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग एंड इन्यूमरेशन. और इसके बेसिस पे अगर हमें डेटा जो मिलता है, यानी सेंसस एंड सर्वे के द्वारा जो हमें डेटा मिलता है, उसी के बेसिस पे हम स्टडी करते हैं कि कितनी पॉपुलेशन है हमारी, कितने मेल है, कितने फीमेल है, लिटरेसी रेट क्या है ना. तो ये सारी चीजें बेसिकली डेटा के बेस पे है और डेटा इसीलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो लेट्स स्टार्ट. डेमोग्राफी इज ए फील्ड दैट इज स्पेसिफिक इम्पोर्टेंट टू सोशियोलॉजी. सोशियोलॉजी के लिए डेमोग्राफी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि डेमोग्राफी से आप पता कर पाते हो कि किसी भी सोसाइटी की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है. स्ट्रक्चर इन द सेंस कि मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, लिटरेसी रेट कितनी है ना, एंड कितना बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, पॉपुलेशन किस क्या परसेंटेज से ग्रो कर रहा है या क्या रेशियो है ग्रो करने का, फीमेल मोर्टेलिटी रेट क्या है, ओल्ड एज पीपल कितने हैं, और ये सारी चीजें हमें हेल्प करती हैं. तो डेमोग्राफी इज द वेरी स्पेशल फॉर सोशियोलॉजी. In fact, the emergence of sociology and its successful establishment as an academic discipline owed a lot to demography. Even अगर हम देखें तो सोशियोलॉजी को स्टैब्लिश करने में काफी बड़ा रोल है डेमोग्राफी का. Two different processes happened to take place at roughly the same time in Europe during the later half of the 18th century. अगर हम 18th century की बात करें तो 1750 के बाद दो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुए थे. पहला, द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट. उस टाइम पे 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में बहुत सारी कंट्रियां जो है नेशन स्टेट में कन्वर्ट हो रही थी, एम्पायर से कन्वर्ट हो रही थी, वो अपने आप को एक नेशन के रूप में एस्टेब्लिश कर रहे थे. पहला चेंज ये देखने को मिला. और दूसरा ये था द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक. और उसी समय स्टैट को लेके काफी मॉडर्नाइजेशन हो रहा था कि डेटा को हम किस तरह से इंटरप्रेट करें, व्हाट शुड बी द बेसिस टू स्टडी, कैसे पढ़ा जाए इसको, है ना, एंड हाउ मच रेलेवेंस इट हैज इन आवर लाइफ, किसी भी डेटा का हमारे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस है. तो दीज टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स वर हैपन इन यूरोप ड्यूरिंग द लेटर हाफ ऑफ द 18th century. The modern state had begun to expand its role and function. और जो मॉडर्न स्टेट है उसका रोल और उसका फंक्शन एक्सपैंड करना शुरू हो जाता है. यानी जो नए नए नेशन स्टेट फॉर्म होते हैं वो
अपने लेवल पे काम करना शुरू कर देते हैं, जैसे पब्लिक हेल्थ सिस्टम को सही करना, पुलिसिंग को सही करना, जैसे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके, इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाना जिससे इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर को ग्रो किया जा सके, टैक्सेशन एंड रेवेन्यू को सिस्टमेटिक तरीके से जनरेट करना जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट के पास पैसे ला सकें, है ना। फिर गवर्नेंस ऑफ सिटीज़ को किस तरह से गवर्न किया जाए कि हमारे लिए बेनिफिशियल हो। तो ये सारे एस्पेक्ट्स हम लोगों ने आफ्टर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नेशन स्टेट, जब नेशंस बनने लगे उसके बाद हम ये सब चीज़ों पे फोकस करने लगे थे। दिस न्यू एंड कंस्टेंटली एक्सपैंडिंग स्फीयर ऑफ स्टेट एक्टिविटी रिक्वायर्ड द सिस्टमैटिक एंड रेगुलर कलेक्शन ऑफ सोशल स्टैटिस्टिक। अब हमने ये देखा कि जब नेशन बना तो नेशन के बाद हमने लॉ एंड ऑर्डर, पुलिसिंग को सही किया और टैक्सेशन, रेवेन्यू, और फिर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमने एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज के लिए पॉलिसी बनाई, पब्लिक हेल्थ को सही किया। ये सारी चीज़ें हम करना शुरू कर दिए थे, बट इन सब चीज़ों के लिए हमें क्वांटिटेटिव डेटा की ज़रूरत थी कि हमारी पॉपुलेशन कितनी है, कितने लोग गरीब हैं, है ना, हाउ मच पीपल डिड नॉट ओन एनी लैंड, कितने लोगों के पास ज़मीन नहीं है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें एक रिक्वायरमेंट हुई और वो हुई क्वांटिटेटिव डेटा की। तो हमें ज़रूरत महसूस हुई क्वांटिटेटिव डेटा की और यहीं से स्टार्ट होता है डेटा कलेक्शन। द प्रैक्टिस ऑफ द कलेक्शन ऑफ सोशल स्टैटिस्टिक्स बाय द स्टेट इज इन इटसेल्फ मच ओल्डर। और ऐसा नहीं कि डेटा हमने आज से कलेक्ट करना शुरू किया, बहुत पहले से कर रहे हैं। एंड अगर हम देखें तो इट रिक्वायर्ड इट्स मॉडर्न डेटा टुवर्ड द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी के अंत तक आते आते हमने डेटा स्टार्ट कर दिया था कलेक्ट करना। अमेरिकन सेंसस जो हुआ था वो 1790, देखो 18th सेंचुरी के लास्ट में ना, 1719 में पहली बार हमने मॉडर्न डेटा कलेक्ट किया था। तो पहली बार हमने मॉडर्न डेटा कलेक्ट किया था और ये स्टार्ट किया था अमेरिका ने। कब? लेट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी या 1790, आप बोलिए, एक्यूरेट रहेगा। And the practice was taken up in the Europe as well as in in the early 1800s। और 1800s की शुरुआत में यूरोप में भी ये प्रैक्टिस शुरू हो गया। इंडिया में अगर हम देखें तो इंडिया में इसकी शुरुआत होती है ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया में सेंसस कराया था और ये सेंसस हुआ था 1867 टू 72। तो 1867 टू 72 के बीच में ये सेंसस हुआ था। एंड रेगुलर 10 ईयरली, जो डेसिनियल इसको बोलते हैं, डेसिनियल का मतलब हर 10 साल पे जो चीज़ें होती है उसे डेसिनियल बोलते हैं। तो हर 10 साल पे हमारे यहाँ सेंसस होता है और ये सिस्टम स्टार्ट हुआ था 1881 से। 1881 से हर 10 साल पे इंडिया में सेंसस कराया जाने लगा। एंड आफ्टर वी गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947 तो हमने फिर इस चीज़ को कंटिन्यू रखा। तो इंडिपेंडेंट इंडिया की अगर हम बात करें तो लगभग अभी तक हमने जो है, इसमें लिखा है 6 डेसिनियल, लेकिन इसमें 2001 तक का डेटा है। तो अगर हम 2011 का डेटा मिला दे तो लगभग 7 दशक यानी 7 टाइम हमने सेंसस करा लिया है। और ये स्टार्ट हुआ था 1951 में पहली बार आफ्टर द इंडिपेंडेंस, और इसको अब तक हमने 7 टाइम्स कर लिया है। और लेटेस्ट जो डेटा है, बुक चूँकि थोड़ी पुरानी है तो इसमें 2001 लिखा है, लेटेस्ट डेटा आपका 2011 का है, ठीक। तो 2011 में हमारा लेटेस्ट सेंसस हुआ है, अब नया सेंसस फिर होगा। द इंडियन सेंसस इज द लार्जेस्ट सच एक्सरसाइज इन द वर्ल्ड। और सबसे लार्जेस्ट सेंसस जो होता है वो इंडिया में ही होता है ड्यू टू इस पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन में हमसे ज़्यादा आगे है चाइना, बट चाइना में रेगुलर सेंसस नहीं होता है। तो इट इज जस्ट द इंडिया विच कंडक्ट द लार्ज स्केल सर्वे या सेंसस। दूसरी चीज, हमें डेमोग्राफी का यूज जैसे प्लानिंग, गवर्नमेंट की पॉलिसी बनाने के लिए, फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना, फॉर द पब्लिक वेलफेयर प्लान, जैसे फूड डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें, है ना, पीडीएस सिस्टम के थ्रू। तो इन सब चीज़ों के लिए भी हमें एक डेमोग्राफिक डेटा का होना ज़रूरी है। बिकॉज इफ़ यू नो हाउ मेनी पीपल आर लिविंग इन पॉवर्टी, तो आपका जो प्लानिंग होगा वो बहुत ही बेहतर होगा कि कितने लोगों को हमें टारगेट करना है ना, हाउ मच मनी वी हैव टू
expand. So that's why demographic data is very important for the planning, implementation of state policy, है ना, for economic development and for general public welfare. इन तीनों चीजों के लिए हमें डेमोग्राफी की जरूरत है. But when they first emerged, social statistics also provided a strong justification for a new discipline of sociology. और जब पहली बार हमने डेमोग्राफिक डेटा को कलेक्ट करना शुरू किया तो हमें लगा कि इसमें सोशल स्टैटिस्टिक को भी ऐड करना चाहिए. सोशल स्टैटिस्टिक्स में जैसे क्या क्या चीजें हो सकती हैं, तो सोशल फिनोमेना जैसे डेथ रेट हो गया, बर्थ रेट हो गया आपका, है ना, जैसे 1000 पे कितनी डेथ हो रही है, यानी डेथ रेट क्या है, ठीक है. तो डेथ रेट के बाद बर्थ रेट, जैसे एक सोशोलॉजिस्ट हैं एमिली दुर्खियम, काफी फेमस, और इन्होंने कहा था, इनकी एक बुक थी द एमिली दुर्खियम्स फेमस स्टडी एक्सप्लेनिंग द वेरिएशंस इन सुसाइड रेट्स अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज वाज ए गुड एग्जांपल ऑफ दिस. तो इनकी जो स्टडी थी कि सुसाइड में जो इन्होंने वेरिएशन देखी, किस तरह से सुसाइड हो रही है, और अलग अलग कंट्रियों के बारे में, डिफरेंट कंट्रीज में कितने सुसाइड रेट है, क्या रीजन है, ये सबका अपना एक पर्सनल रीजन तो था ही, लेकिन उन सब में एक कॉमन चीज ये ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि क्या वेरिएशंस आ रहे हैं अलग अलग कंट्रियों में और क्यों आ रहे हैं. तो नंबर ऑफ सुसाइड पर 1 लाख पॉपुलेशन, यानी 1 लाख पॉपुलेशन पे कितने लोगों ने सुसाइड किया, हैड टू बी एक्सप्लेन बाय सोशल कॉजेस. और इसको हमें समझाना होगा सोशल कॉजेस कि इसका सोसाइटी से, समाज से क्या का रीजन है. इवन दो ईच पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ सुसाइड may have involved region specific to that of individual or his or her circumstances. सबका अपना अपना रीजन था सुसाइड करने का, but still we have to find a social cause कि why people are committing suicide. And sometimes a distinction is made between formal demography and a broader field of population studies. और कभी-कभी हमें फॉर्मल डेमोग्राफी एंड ब्रॉडर फील्ड ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज के बीच में एक डिस्टिंक्शन, एक डिवीजन क्रिएट करना होता है. फॉर्मल डेमोग्राफी जो है वो बेसिकली किस चीज पे कंसर्न होता है, तो वो मेजरमेंट, एनालिसिस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज, पॉपुलेशन चेंज कैसे हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है ना. इट्स फोकस इज ऑन क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ये क्वांटिटी पे ज्यादा फोकस करते हैं, for which it has a highly developed mathematical methodology suitable for forecasting population growth, change in the composition of population की मेल की संख्या कितनी होगी, फीमेल. तो बेसिकली ये नंबर से खेलते हैं जो फॉर्मल डेमोग्राफी होती है ना. पॉपुलेशन स्टडीज सोशल डेमोग्राफी ऑन द अदर हैंड, और जब हम सोशल डेमोग्राफी को पढ़ते हैं, इट इंक्वायर्स अबाउट वाइडर काजेस एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ पॉपुलेशन स्ट्रक्चर एंड चेंजेस. जैसे social demographer believe that social processes and structure regulate demographic processes like sociology. They seek to trace the social region that account for population trends. जब सोशल की हम बात करते हैं तो पहले फॉर्मल है, फॉर्मल में तो हम मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम सोशल की बात करते हैं तो उसमें हम रीजन ढूंढने की कोशिश करते हैं कि व्हाट आर द रीजन फॉर सच अ ग्रोथ, या व्हाट आर द रीजन फॉर सच अ डिक्लाइन इन पॉपुलेशन ग्रोथ. तो इसमें हम रियल रीजन ढूंढने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पे हम नंबर के साथ खेलते हैं फॉर्मल डेमोग्राफी. नाउ लेट अस सी सम थ्योरी, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी, सबसे फेमस थ्योरी है द माल्थूसियन थ्योरी. माल्थूस एक वहाँ के सोशियोलॉजिस्ट है. Among the most famous theories of demography is one associated with the English political economist Thomas Robert Malthus. तो थॉमस रॉबर्ट माल्थस ये वहाँ के इंग्लिश पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट थे. इनका अगर हम लाइफ स्पैन देखें तो 1766 टू 1834 तक है. माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ आउटलाइन इन हिज एसे ऑन पॉपुलेशन, इन्होंने अपनी एक एसे लिखी थी, एसे ऑन पॉपुलेशन 1798 में, और वहाँ पे इन्होंने आशावादी होके इस चीज को लिखा था. He argued that human population tend to grow at much faster rate than the rate at which means of human subsistence like food, clothing and agriculture products can grow. तो इनका ये मानना था कि पॉपुलेशन
ह्यूमन की जो सस्टेन करने के लिए जैसे हमें कपड़े चाहिए, खाने चाहिए, एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स या फूड प्रोडक्शन उतना तेजी से नहीं होगा जितनी तेजी से ह्यूमन प्रोडक्शन होगा। और इससे क्या होगा, जब पॉपुलेशन तेजी से बढ़ेगी और उसके कंपैरिजन में अगर आप एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को नहीं बढ़ा पाएंगे, तो बहुत सारी पॉपुलेशन हमारी क्या आ जाएगी, हंगर का शिकार हो जाएगी, भुखमरी का शिकार हो जाएंगी, क्योंकि आपकी पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है और आपकी आ, उनको फीड करने के लिए जो फूड है, फूड कैपेसिटी आपकी वही है, और ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसीलिए इन्होंने कहा कि therefore humanity is condemned to live in poverty forever because the growth of agricultural production will always be overtaken by population growth। इन्होंने कहा कि हमेशा जो ह्यूमैनिटी है, मतलब ह्यूमन लाइफ हमेशा पॉवर्टी में रहेगी। क्यों? क्योंकि जिस हिसाब से पॉपुलेशन ग्रो करेगी उस हिसाब से हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ा नहीं पाएंगे। तो जब एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हमेशा कम रहेगा और जो पॉपुलेशन है वो तेजी से ग्रो करेगा, तो सिंपल सी बात है, अगर दोनों में मिसमैच होगा, अगर दोनों एक ही स्पीड से ग्रो करें तो ठीक है, जितनी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है उतना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, तो हम उनको फीड कर पाएंगे। लेकिन हमेशा इन्होंने कहा कि हमेशा पॉपुलेशन ग्रोथ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से ज़्यादा होगा। इस केस में जो पॉपुलेशन है वो हमेशा पॉवर्टी में रहेगी। मोस्ट ऑफ द पीपल विल ऑलवेज बी पुअर। और इन्होंने कहा कि जैसे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में अगर पॉपुलेशन राइज जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। क्या मतलब है इसका? इन्होंने कहा कि पॉपुलेशन अगर 2, 4, यहाँ पे पॉपुलेशन डबल 2 टाइम्स बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे केवल 2-2 करके ऐड हो रहे हैं। जैसे अगर पॉपुलेशन पहले 2 था, फिर 4 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 16 हो गया, फिर 32 हो गया। तो देखो 2 का 2 टाइम्स 4, 4 का 2 टाइम्स 8, 8 का 2 टाइम्स 16, 16 का 2 टाइम्स 32। तो ये दोगुना स्पीड से बढ़ रही है। लेकिन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अगर हम देखें तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बढ़ रही है। लाइक 2, 4, 6, 8, 10, मतलब 2-2 ऐड हो रहे हैं। तो इस हिसाब से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है वो कम है एज कंपेयर टू पॉपुलेशन। And because population growth always outspurs growth in production of subsistence resources, the only way to increase prosperity is by controlling the growth of population। तो माल्थस ने बोला कि अगर ये हम देख रहे हैं कि लगातार कि पॉपुलेशन हमेशा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से ज़्यादा होगा, तो इट्स बेटर कि कंट्रोल हम करें पॉपुलेशन को। अगर हम पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करेंगे तभी हम ह्यूमन को पॉवर्टी से बचा सकते हैं। So unfortunately, humanity has only a limited ability to voluntarily reduce the growth of its population। और ह्यूमन के पास कुछ लिमिटेड तरीके हैं जिसके थ्रू वो हम पॉपुलेशन को ग्रोथ कर सकते हैं। एक है थ्रू प्रिवेंटिव चेक्स सच एज पोस्टपोनिंग मैरिज। जैसे लेट में शादी करिए आप, तो उससे क्या होगी, पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्रोल हो सकती है। और क्या हो सकता है, प्रैक्टिसिंग सेक्सुअल अब्सटिनेंस या फिर सेलिबेसी। सेलिबेसी का मतलब होता है जैसे आप शादी ही ना करें, है ना, ब्रह्मचर्य टाइप का जीवन जिए। और सेक्सुअल एब्सटेंसिनेंसी का मतलब हो गया कि आप सेक्सुअल रिलेशन अपने पार्टनर के साथ ना रखें। तो इस तरह से अगर आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं है, जैसे किसिंग, हगिंग, कडलिंग, ये ठीक है। उसके आगे अगर आप नहीं जाते हैं तो भी हम पॉपुलेशन ग्रोथ को रोक सकते हैं। या फिर आप सेलिबेसी, शादी ही ना करें, ब्रह्मचर्य में आ जाए। दीज आर द प्रोसेस, या फिर यही कुछ तरीके हैं जिसके हेल्प से हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये माल्थस का कहना था। सो माल्थस बिलीव्ड therefore that positive checks to population growth in the form of famines and disease were inevitable because they were nature's way of dealing with the imbalance between food supply and increasing population। और माल्थस का ये भी मानना था कि जैसे एक पॉजिटिव चेक्स नेचर के थ्रू भी किया, जैसे भुखमरी आ जाए, कोई डिजीज हो जाए, है ना, इसमें काफी लार्ज नंबर पे पॉपुलेशन की डेथ हो जाती है, तो ये नेचर का अपने तरीके से फूड सप्लाई और ह्यूमन पॉपुलेशन के ग्रोथ को बैलेंस करने की कोशिश होती है।
माल्थस थियरी वाज इन्फ्लुएंसिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, और बहुत लंबे समय तक माल्थस की जो थियरी थी वो लोग इस पे बिलीव करते थे, उनको लगता था कि पॉपुलेशन हमें कंट्रोल करना चाहिए। बट इट वाज आल्सो चैलेंज्ड बाय थियरिस्ट हु क्लेम्ड दैट इकोनॉमिक ग्रोथ कुड आउटस्पर्स पॉपुलेशन ग्रोथ। लेकिन बहुत सारे जो थियरिस्ट थे उनका मानना था कि ये इसको हम चैलेंज कर सकते हैं, हम इकोनॉमिक ग्रोथ से पॉपुलेशन ग्रोथ को रोक सकते हैं। और यहाँ पे माल्थस ने कहा था, द पावर ऑफ पॉपुलेशन इज सो सुपीरियर टू द पावर ऑफ अर्थ टू प्रोड्यूस सब्सिस्टेंस फॉर मैन। बोलते पॉपुलेशन जो है, द पावर ऑफ पॉपुलेशन, ये इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है अर्थ के लिए कि वो द पावर ऑफ अर्थ टू प्रोड्यूस सब्सिस्टेंस फॉर मैन। तो अर्थ जो है हमारा, वो लोगों के लिए उतना ज़्यादा लाइवलीहुड जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकता जितना कि ह्यूमन पॉपुलेशन अपने आप को प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। सो that premature death must in some shape or the other visit the human race। और इस तरह का प्रीमेच्योर डेथ जो है वो ह्यूमन रेस में अक्सर आता है। द वाइस ऑफ मैनकाइंड आर एक्टिव एंड एबल मिनिस्टर्स ऑफ डीपॉपुलेशन। हमें ह्यूमन यानी मैनकाइंड के लिए इस पे सोचना चाहिए और हमें इसे डीपॉपुलेशन की तरफ बढ़ना चाहिए। दे आर द प्रीकर्सर्स इन द ग्रेट आर्मी ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड ऑफन फिनिश द dreadful work themselves। So these are the words of Malthus। और Malthus take on, Malthus studied at Cambridge and trained to become a Christian priest। ये इनकी फोटो है Malthus की, और ये कैम्ब्रिज में पढ़ते हैं और फिर बाद में ये अपनी ट्रेनिंग लेते हैं क्रिश्चियन प्रीस्ट बनने के लिए। लेटर ही वाज अपॉइंटेड प्रोफेसर, बाद में इनको प्रोफेसर बनाया गया, प्रोफेसर के रूप में अपॉइंट किया गया हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी। कहाँ पे? ईस्ट इंडिया कंपनी कॉलेज में। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कॉलेज था, ये कहाँ था? हेलीबरी में, ये लंदन में है। और इसमें किन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती थी? तो जो इंडियन सिविल सर्विस थे, ये आज के समय में जो IAS होते हैं, तो उस समय इंडियन सिविल सर्विस बोलते थे इसको, ICS बोलते थे, और इनको ट्रेन करते थे। तो उस कॉलेज में इनको अपॉइंट किया गया था एज ए प्रोफेसर। However, the most effective refutation of his theory was provided by the historical experience of European countries। लेकिन इनका मैक्सिमम जो थियरी था वो यूरोप की पुरानी हिस्ट्री से पे बेस्ड था। The pattern of population growth began to change in the later half of the 19th century। लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में पॉपुलेशन ग्रोथ का जो पैटर्न था वो चेंज होना शुरू हुआ। एंड बाय इन ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 20th सेंचुरी दी चेंजेस वर क्वाइट ड्रामेटिक। और 20 सेंचुरी के लास्ट तक, यानी 19th सेंचुरी के अंत में या 20 सेंचुरी की शुरुआत में जो पॉपुलेशन में चेंजेस थे वो बहुत ही ड्रामेटिक चेंज हुए। बर्थ रेट्स हैड डिक्लाइन, बर्थ रेट डिक्लाइन कर गया। आउटब्रेक्स ऑफ एपिडेमिक डिजीज वर बीइंग कंट्रोल्ड। तो जब बर्थ रेट डिक्लाइन हुआ और जो डिजीज होते थे एपिडेमिक जिसमें काफी लोग मारे जाते थे उसको कम किया गया। माल्थस प्रेडिक्शंस वर प्रूव्ड फॉल्स because both food production and standard of living continue to rise despite rapid growth of population। तो इस समय जब बर्थ रेट डिक्लाइन हुआ और हमने डिजीज को भी कंट्रोल किया यानी डेथ रेट भी कंट्रोल किया, तो इससे हमारी जो पॉपुलेशन है सर्वाइव करने की संख्या भी बढ़ी, बर्थ रेट भी कम हुआ। तो यहाँ पे जो माल्थस की थ्योरी थी कि हमेशा पॉपुलेशन ग्रोथ की स्पीड ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, वो गलत साबित हुआ। माल्थस वाज आल्सो क्रिटिसाइज्ड बाय लिबरल एंड मार्क्सिस्ट और लिबरल ने भी इनको क्रिटिसाइज किया था। क्यों? फॉर असर्टिंग दैट पॉवर्टी वाज काज्ड बाय पॉपुलेशन ग्रोथ, क्योंकि ये बोलते थे कि जो गरीबी है, जो पॉवर्टी है, ये पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से। अगर पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा स्पीड से ना हो तो हम पॉवर्टी को कम कर सकते हैं। तो इसको लेके लिबरल और मार्क्सिस्ट ने इनको काफ़ी क्रिटिसाइज किया था। द क्रिटिक्स आर्ग्यूड that problem like poverty and starvation were caused by unequal distribution of economic resources
rather than by population growth। तो जो क्रिटिक्स थे उनका मानना ये था कि पॉवर्टी जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ से नहीं उतना है। इसके पीछे रीजन ये है कि हम इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं किए हैं, इकोनॉमिक रिसोर्सेस सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। किसी लोगों के कोई करोड़पति है, अरबों रुपए हैं, पैसे से नोट को सजा रहे हैं, शादी में करोड़ों रुपए लुटा दे रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो खाने के लिए परेशान हैं। ये शो करता है कि जो है हमारे यहाँ जो प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल तरीके से नहीं है, एंड दैट इज द रीजन फॉर द पॉवर्टी। So an unjust social system allowed a wealthy and privileged minority to live in luxury while the vast majority of the people were forced to live in poverty। तो अगर एक अनजस्ट सिस्टम होता है, एक ऐसा सिस्टम जो उचित ना हो सबके लिए सही ना हो, उसमें क्या होता है, वेल्दी जो कि प्रिविलेज्ड माइनॉरिटी होती है, जिनकी संख्या कम होती है, वो एंजॉय करते हैं लग्जरियस लाइफ को, और मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर लिविंग इन पॉवर्टी एंड फेसिंग द चैलेंजेस। तो ये मानना था मार्क्सिस्ट एंड लिबरल का। लेट अस सी द थियरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। सो इट्स अनदर सिग्निफिकेंट थियरी इन डेमोग्राफी। डेमोग्राफी को लेके एक important theory थी demographic transition। This suggests that population growth is linked to overall levels of economic development and that every society follow a typical pattern of development related population growth। तो इसमें बोला गया कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट से लिंक्ड होता है। हर एक सोसाइटी का अपना खुद का एक पैटर्न है डेवलपमेंट का पॉपुलेशन से रिलेटेड। देयर आर 3 बेसिक फेजेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, और इन्होंने 3 बेसिक फेज बताए थे पॉपुलेशन ग्रोथ के। पहला स्टेज क्या था, लो पॉपुलेशन ग्रोथ इन सोसाइटी दैट इज अंडर डेवलप्ड एंड टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड। जो टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड है, जहां पे डेवलपमेंट बहुत ही कम है, वहां पे पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत कम होगा। उसके पीछे रीजन क्या है, ग्रोथ रेट्स आर लो बिकॉज बोथ द डेथ रेट एंड द बर्थ रेट आर वेरी हाई। ग्रोथ रेट कम होने के पीछे जो कारण है, क्योंकि कंट्री बहुत ही अंडर डेवलप्ड है, टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड है। इसका मतलब ये है कि वहां पे जो बर्थ रेट है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन बर्थ रेट में सरवाइव करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। मान लो 1000 पे मान लो 100 बच्चों का जन्म हो रहा है, तो उसमें से सरवाइव केवल 10 ही कर रहे हैं या 20 ही कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि आपकी जो ग्रोथ रेट है वो बहुत कम हो जाएगी। तो इस वजह से पॉपुलेशन क्या है, कम है। तो उन्होंने कहा कि पहली चीज है कि अगर कोई कंट्री डेवलप्ड है, अंडर डेवलप है या टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड है, तो सिंपल सी बात है वहां पे एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं होगा, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नहीं होगी। अब हेल्थ सिस्टम अच्छा ना होने के कारण, एजुकेशन सिस्टम अच्छा ना होने के कारण और पैसे की कमी के कारण इकोनॉमिक डेवलपमेंट उतना नहीं है। तो उसके कारण क्या होगा कि लोगों में न्यूट्रिशन की कमी होगी। इसके कारण बर्थ रेट तो हाई होगा ही, लेकिन उसके साथ डेथ रेट भी ज्यादा होने के कारण उसका इम्पैक्ट पॉपुलेशन पे ज्यादा नहीं पड़ेगा। तो बर्थ रेट और डेथ रेट इस केस में ज्यादा होते हैं, यानी नंबर ऑफ चाइल्ड जो होंगे वो ज्यादा होंगे, लेकिन उसके साथ सरवाइव करने वालों की संख्या भी बहुत कम होगी, जिसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं हो पाता। सो द डिफरेंस बिटवीन द टू, बर्थ रेट एंड डेथ रेट इज लगभग, ये जो है वो एकदम बहुत ही कम होता है ना, और इसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ भी बहुत कम होता है। उसके बाद ये तो हो गया फर्स्ट। द थर्ड एंड द लास्ट स्टेज इज आल्सो वन ऑफ द growth in a developed society where both death rate and birth rate have been reduced। और जो थर्ड स्टेज है जहां पे ग्रोथ रेट क्या होता है, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही ज्यादा होते हैं, मतलब दोनों की जैसे बर्थ रेट भी कम हो जाते हैं और डेथ रेट भी कम हो जाते हैं। जब बर्थ रेट कम हो जाएंगे तो जो भी पॉपुलेशन है उसकी पहले की कंपैरिजन में संख्या कम हो गई, लेकिन सिंस डेथ रेट भी कम हो गया, तो बर्थ रेट तो कम हुआ लेकिन डेथ रेट भी कम हो गया, तो इस वजह से जो भी पीपल की जितने भी बच्चे का जन्म हो रहा है, जैसे मान लो कि 1000 में अगर मान लो 50 बच्चों का जन्म हो रहा है, पहले 100 होते थे, तो सिंपल सी बात है कि बर्थ रेट कम हुआ, लेकिन उसके साथ साथ डेथ रेट भी कम हुआ। तो पहले 100 में से 10 सर्वाइव करते थे, अब 50 में से 45 सर्वाइव कर रहे हैं। तो इस वजह से पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है, जो स्पीड है,
वो कंसिडरेबली ज़्यादा हो जाती है। The difference between them is again small. Between these two stages is a transition stage of movement from backward to a advanced stage, and this stage characterizes very high rates of growth rate of population. और यहाँ से जो population का growth है वो ज़्यादा हो जाता है. This population explosion happens because death rates are brought down respectively quickly through advanced methods of disease control, public health and better nutrition. डेथ रेट को हम कैसे कंट्रोल करते हैं इसमें? तो हम जब डेवलप्ड हो जाते हैं या हम डेवलपिंग के स्टेज में हैं, हमारी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है, हमारे पास पैसे होते हैं, तो हम पब्लिक हेल्थ सिस्टम को सही करते हैं. लोगों को कम पैसे में हेल्थ सिस्टम मिल जाता है, तो लोग छोटी मोटी बीमारियों से मरना, जो उनकी डेथ हो जाती थी, वो नहीं होगी. बच्चों के लिए न्यूट्रिशंस के लिए हम अलग अलग प्रोग्राम चलाते हैं जिससे उनको प्रॉपर न्यूट्रिशंस मिले. तो न्यूट्रिशंस मिलने के कारण बच्चों की भी डेथ संख्या कम हो जाती है, और यही सब कारण है पॉपुलेशंस के ग्रोथ के. However, it takes longer for a society to adjust to change, and after its reproductive behavior, which was evolved during a period of poverty and high death rates, to suit the net situation of relatively prosperity and longer lifespan. लेकिन इसको एडजस्ट होने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि आप जब डेवलपिंग स्टेज अंडर डेवलप रहेंगे, फिर डेवलपिंग में आएंगे, फिर डेवलप्ड होंगे. तो इस स्टेज में आपके पास एक लंबा समय लगेगा आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को स्टेबलाइज होने में. ठीक. सो दिस काइंड ऑफ ट्रांजिशन वाज इफेक्टेड इन वेस्टर्न यूरोप ड्यूरिंग द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी. और इस तरह का ट्रांजिशन आपको वेस्टर्न यूरोप में देखने को मिलेगा. मोर और लेस similar patterns are followed in less developed countries that are struggling to reduce the birth rate in keeping with the family falling mortality rate. और ये जो कम डेवलप कंट्रीज हैं या डेवलपिंग कंट्रीज है, वहाँ पे वो कोशिश कर रहे हैं कि बर्थ रेट को हम कम करें और डेथ रेट को भी कम करें, लेकिन बर्थ रेट को थोड़ा और कम करें जिससे कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो कम हो. तो पॉपुलेशन कम हो, मोर्टेलिटी रेट कम कर बढ़ा के नहीं. जैसे मरने वालों की संख्या ज़्यादा हो जाए तो भी आपकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी, लेकिन ये सही तरीका नहीं है. तो अगर हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है तो हमें डेथ रेट को कंट्रोल करना पड़ेगा. डेथ रेट कम हो और बर्थ रेट कम हो, तभी हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर पाएंगे. सो इन इंडिया टू द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इज नॉट येट कंप्लीट एज द मोर्टेलिटी रेट हैज बीन रिड्यूस्ड बट द बर्थ रेट हैज नॉट बीन ब्रॉट डाउन टू द सेम एक्सटेंट. इंडिया में क्या हुआ, हमने मोर्टेलिटी रेट को तो कम कर दिया, लेकिन बर्थ रेट को उतनी स्पीड में कम नहीं किया. अगर आप मोर्टेलिटी रेट को कम कर देंगे और बर्थ रेट को ज़्यादा कम नहीं करेंगे तो सिंपल सी बात है, आपकी पॉपुलेशन बहुत तेजी से एक्सप्लोड करेगी. एंड दैट इज द रीजन इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, एंड मे बी वी विल सुपरसीड द चाइना इन नेक्स्ट कमिंग ईयर्स. तो ये हमारे यहाँ एक चैलेंज है. तो हम डेथ रेट को तो कम कर ही रहे हैं, लेकिन हमें बर्थ रेट पे भी काम करना होगा. So in the next video we will going to talk of common concepts and indicators. So I hope कि आपको ये पूरा क्लियर होगा. Thank you for watching.